everyone, this is your chemistry faculty Sahil Katyal from Horizon Academy भजनपुरा। तो बच्चों, हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को देखा। आज का जो लेक्चर रहने वाला हमारा, ये आज का लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा, काफ़ी छोटा लेक्चर है क्योंकि थ्योरेटिकल लेक्चर है, इसमें मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होने वाला है बेटा। तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन की चौथी और लास्ट डिपेंडेंसी। जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी हमारा रेट डिपेंड करता है और हमारा फिर टेम्परेचर पर भी, प्रेशर पर भी, और लास्ट जो हमारी डिपेंडेंसी होती है वो होती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा ऑल्टर करता है। तो इसी तरीके से जो लास्ट हमारा टॉपिक है कैटालिसिस पे रहने वाला है, और कैटालिसिस के बाद एक छोटी सी जो अरहेनियस इक्वेशन की मॉडिफाइड इक्वेशन है उसको हम कोलिजन थ्योरी से भी बोलते हैं। तो कोलिजन थ्योरी की 2-3 लिमिटेशंस और 2-3 उसके पॉइंट्स हैं जो हमें टैबुलर फॉर्म में पढ़ने हैं। बस उसके अलावा इस चैप्टर में जो बेसिक लेवल पे होता है बेटा इतना ही हम पढ़ते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था, जैसे जैसे हमारे पास चैप्टर में ऐसे ऐसे हमें एक्सटेंशन मिलता जाएगा कि हम और लेक्चर्स की विंडोज को ऐड कर सकें, तो हम इसमें और बहुत सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इधर देखते हैं, आओ। तो जैसे कि ये थ्योरी है बेटा, तो मैं तुम्हारे लिए पॉइंट्स बहुत सारे लिख कर लाया हूँ। ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं इनको मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ये है क्या। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स होंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही कैजुअल पॉइंट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं चैप्टर के दूसरे, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के कॉर्नर्स में भी मिलते हैं। ठीक है, आओ जरा इधर देखिए एक बार। तो बेटा हमारी जो सबसे पहला ये टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, हम कैटलिस्ट की डिपेंडेंसी को पढ़ने वाले हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है। तो देखो सिंपल सी बात है कि कैटलिस्ट हो सकता है बहुत बच्चों को पहले भी पता हो, तो मैं रिकॉल करा दूं। कैटलिस्ट बेटा एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है। अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है तो उसको अगर मिली सेकेंड्स में करवाना है तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उसको डालो, रिएक्शन बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी। जैसे तुम देखोगे कि कैटलिस्ट इट इज अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन which enhance, that means increase the rate of reaction। इसी तरीके से बेटा जैसे कैटलिस्ट बढ़ाता है, एक और हमारे पास कंपोनेंट होता है या मॉलिक्यूल की कैटेगरी होती है जिनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन में, चलती हुई रिएक्शन बेटा, इनहिबिटर डालेंगे तो हमारी रिएक्शन का रेट जो है बढ़ने की बजाय बेटा कम भी हो सकता है। अब जरा ये देखो कि इनहिबिटर क्या है। इट इज अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन विच डिमिनिश का मतलब बेटा डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का उल्टा क्या होता है हमारे पास बेटा, इनहिबिटर होता है। बेसिक सी डेफिनेशन है, बस इसको दिमाग में फिटेड रखना है। ठीक है, अब आओ इसके ऊपर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स को देखते हैं आगे। जैसे ये देख रहे हो बेटा, तुम्हारे पास एक ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में हो सकता है वर्ड्स छोटे हों, तुम्हें वर्ड्स पर नहीं ध्यान देना है। बेसिकली क्या है ये, तुम्हें उसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे बेटा तुम्हें सबसे पहले ये ग्राफ दिख रहा होगा, देखो इधर। इस ग्राफ के अंदर इधर क्या है बेटा, हमारी एनर्जी है, और इधर की साइड हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जैसे ये मेरा बेटा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी। जैसे ही वो प्रोडक्ट में बनेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं जाती। और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो मतलब एनर्जी कम होती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी बेटा, कम। और ये एक इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू जाता है जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अब ये वाला जो गैप है बेटा, इसको कहते हैं ईए। लेकिन ये कब है बेटा, विदाउट कैटलिस्ट। मैंने अभी कोई कैटलिस्ट नहीं डाला है इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, मैं दूसरे पेन से तुम्हें बेटा नोट करके बताता हूं। यहां देखो जरा। अब मान लो इसी बीकर में मैंने कैटलिस्ट को डाल दिया बेटा, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाता है बेटा, वो एक ऑल्टरनेट पाथ फॉलो करता है जिसका रिएक्टेंट की भी स्टेज उतनी होती है, प्रोडक्ट की भी एनर्जी स्टेज उतनी होती है, बट जो इंटरमीडिएट होता है वो बेटा वो थोड़ा लेस एनर्जी का बनता है। तो मतलब ये दूसरी, ये है ग्रीन वाली, इसमें मैंने विद कैटलिस्ट यूज किया है, विद कैटलिस्ट। तो जब हम कैटलिस्ट के साथ यूज करते हैं बेटा तो हमारी ईए असल में घटती है। सिर्फ इतना सा इसका टेक्निकल रीजन है। तो कोई भी एक कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन को फास्ट किस तरीके से करता है बेटा, वो ईए को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो यहां पर भी ये देखोगे, वी अंडरस्टूड द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट इज हाइयर, विदाउट कैटलिस्ट इज हाइयर एज कंपेयर टू विद कैटलिस्ट, एज कंपेयर टू विद कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट में कम है, विदाउट कैटलिस्ट में ज्यादा है। बस इतना सा बेसिक टेक्निकल होता है कि कैटलिस्ट के लिए तुम्हें सबसे बस एक ये बढ़िया पॉइंट याद करना है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। आओ देखो, जैसे कि ये यही पता चला कि ईए विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट में हमारी ईए जो है बेटा वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है,
ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, जैसे मैंने कहा थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? कैटलिस्ट रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्शन में आता है, वो रिएक्टेंट के साथ कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शन करेगा और एक कुछ नया कंपाउंड बनाएगा जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसकी एनर्जी लेस होगी, जो कि मैंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी, तभी रिएक्शन का रेट हमारा क्या होगा? फास्टर होगा। अब लेकिन क्या होता है जब वापस प्रोडक्ट बनता है तो बेटा कैटलिस्ट जैसा पहले मॉलिक्यूलर स्टेज में आया था वो वापस डीअटैच होके चला जाता है। इसका मेन कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, आता तो है, ऐड करते हैं हम रिएक्शन में, एंड मिनिमाइज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हमें पता चल चुका है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है पार्टिसिपेशन होते ही कैटलिस्ट के, एंड देन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये भी हमें पता है कि जैसे ही कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है वो एनर्जी रिएक्शन की कम कर कर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जैसे ही एंड होता है तो हमारा कैटलिस्ट अगेन गेट आउट कर जाता है रिएक्शन से, मतलब अगेन रिएक्शन से बाहर निकल, इट अगेन गेट्स आउट ऑफ द रिएक्शन। तो यही हमारा मेन मीनिंग था, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन कंज्यूम नहीं करता, जितना गया होता है उतना ही अमाउंट में वो वापस बाहर आ जाता है। इतनी बात को क्लियरली समझना बेटा। आओ चलो, अब कैटलिस्ट की कुछ एक दो प्रॉपर्टीज है बेटा, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, कुछ ज्यादा लेंथी प्रॉपर्टीज नहीं है। चलो आओ देखते हैं प्रॉपर्टीज। पहला पहला क्या है? जैसा कि मैंने बताया कैटलिस्ट अपने अंदर कोई नेट चेंज नहीं करेगा, वो पार्टिसिपेट तो करेगा बेटा, लेकिन पार्टिसिपेट करने के बाद अपने अंदर कोई भी नेट चेंज नहीं करेगा। तो ये लिखा है कैटलिस्ट डू नॉट मेक एनी नेट चेंज इन देमसेल्फ व्हाइल पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। पार्टिसिपेट करेगा बट कोई अपने अंदर चेंज नहीं करेगा बेटा। आओ, और ये क्या है बेटा कि भाई कैटलिस्ट कैन ओनली इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? मान के चलो जैसे मैं एक आदमी हूं जो वॉक कर कर जा रहा है कहीं पर, अब वॉक करते करते मुझे उस जगह पर फास्टर पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? साइकिल लूंगा, थोड़ा तेज चलाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हूं बेटा जो चल सकता है, चल सकती है। जो भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो चल सकता है या चल सकती है उसको फास्ट किया जा सकता है, बट एक रिएक्शन जो चल ही नहीं सकती उसको फास्ट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एग्जाम्पल, जैसे नया नया बच्चा पैदा हुआ, मान लीजिए 1 साल का है, मैं कहूँ उसको यहाँ से आप वहां तक चले जाओ, साइकिल चला के चले जाओ, अरे आप उसको कैटलिस्ट से फास्ट ही कैसे करवाओगे जब वो रिएक्शन नुमा बच्चा चलता ही नहीं है अभी? तो बेटा यही कहने का मतलब है इस पॉइंट का कि कैटलिस्ट जो है हमारा उसी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा जो स्पॉन्टेनियस होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो स्पॉन्टेनियस नहीं है उसको भी उसने बढ़ा दिया। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब, अगर बेटा तुम भूल गए तो मैं याद करा दूं कि स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स में था। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जिनकी डेल्टा जी नेगेटिव होती है, और ये तो मैथमेटिकल वर्ड हुआ जिसकी डेल्टा जी नेगेटिव होती है। मीनिंग क्या है? जो रिएक्शन के अंदर बस रिएक्टेंट डालो और वो अपने आप रिएक्ट शुरू होने चाहिए, हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स की देने की जरूरत नहीं है उसको रिएक्ट करवाने के लिए। तो जो स्पॉन्टेनियस होते हैं अपने आप रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं उसमें अगर कैटलिस्ट डाल दो तो फास्ट हो जाएंगे, बट जो रिएक्ट ही नहीं करते आप जबरदस्ती उनको रिएक्ट करवा कर फास्ट नहीं करवा सकते। तो यही इस पॉइंट का मीनिंग है, द रिएक्शन विच कैन रन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाती वही रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं बेटा? फास्ट कर सकते हैं कैटलिस्ट से। आओ अगला पॉइंट। अगला पॉइंट वही कि भाई जो नॉन स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, कैटलिस्ट उसको नॉन स्पॉन्टेनियस ही रखेगा, जो स्पॉन्टेनियस है वो स्पॉन्टेनियस ही रहेगी। मतलब डेल्टा जी जिसकी नेगेटिव है यानी स्पॉन्टेनियस, वो डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगी। ऐसा नहीं है कैटलिस्ट डालने से डेल्टा जी उसकी पॉजिटिव हो जाएगी या नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट होगी। तो यही अ कैटलिस्ट नेवर ऑल्टर डेल्टा जी वैल्यू, डेल्टा जी वैल्यू कभी भी ऑल्टर नहीं करता है बेटा। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पॉइंट है कि डेल्टा जी नेवर डिस्टर्ब्स द कैटलिस्ट नेवर डिस्टर्ब्स द डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन। नाउ एक और पॉइंट, भाई किसी भी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम चल रहा है और तुमने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं जिसको हम। तो कैटलिस्ट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा बेटा, बस कैटलिस्ट तुम्हारा वो इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करा देगा। जैसे मान लो मैंने ए रिएक्टेंट था, वो टूटकर बी बना और धीरे 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 बी बन रहा है, तो अभी तो एक डायरेक्शन की चल रही है। अब बी वापस कन्वर्ट होना शुरू हो गया ए में, बी वापस कन्वर्ट शुरू होना हो गया ए में। तो इससे मुझे क्या हुआ कि ये जब वापस कन्वर्ट शुरू होना हुआ ए में बी का,
तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो इस प्रोसेस होने को जितना टाइम लगा वो टाइम अब कम लगेगा अगर इसमें मैंने क्या डाल दिया, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट डालने से बस ये जो है ये इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा जल्दी अचीव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट बदल जाएगा, इक्विलिब्रियम का जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है वो वही रहेगा। कैटलिस्ट नेवर चेंजेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के ए के बी इनकी वैल्यूज नहीं बदलेगा। इट ओनली हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम स्टेज अर्ली, अर्ली अचीव कराने में बस हेल्प करता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। तो यही बेटा हमारा कैटलिस्ट, जैसे मैंने बोला था छोटा सा टॉपिक था कैटलिस्ट, छोटा सा टॉपिक हमने कैटलिस्ट भी खत्म किया। अब एक छोटा सा 1-2 पेज का बस टॉपिक है हमारे पास कोलिजन थ्योरी, उसको समझते हैं और फिर हम इस चैप्टर के अंदर अपने बेसिक रूट को क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है, आओ। तो जैसा कि मैंने कहा था बेटा कोलिजन थ्योरी जो है ये, इसको हम मॉडिफाइड अरेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों? देखो अरेनियस इक्वेशन क्या थी ये बताता हूँ। k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये अरेनियस इक्वेशन थी। और कोलिजन थ्योरी में कहती है आर के की जगह लिखो आर रेट ऑफ रिएक्शन, और ये ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और इधर आएगा पी और जेड ए बी। ये है अरहेनियस इक्वेशन बेटा, और इसको कहते हैं बेटा मॉडिफाइड अरहेनियस इक्वेशन। इसके अंदर बेटा ये जेड ए बी क्या होता है? जेड ए बी का मतलब होता है बेटा कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। भाई जैसे अरेनियस की अगर इक्वेशन की बात करूं तो अरेनियस ने कहा था रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का या फिर रेट ऑफ अ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन व्हाट, इसको क्या बोला था मैंने मैथमेटिकली, इसको कन्वर्ट किया था ना मैथमेटिकली की ई की पावर माइनस ई बाय आर टी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ए। अब यही हमारा यहाँ तो सेम है, मतलब हमारा रेट इस पे तो डिपेंड कर रहा है। कोलिजन थ्योरी ने दो और मॉडिफाइड चीजें बताई कि और दो चीजें हैं जिन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, बस इतना सा। अब जिन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है तो उसमें से एक है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब बताता हूँ, और जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब बताता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे वही है कि इसमें रियल वर्ल्ड को कंसीडर किया गया था, और मॉडिफाइड इक्वेशन ये मैंने बताई। इसमें आर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, पी को प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं, और जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या है? एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ए। आओ जरा, तो अब हमारा तुम देखोगे बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है पी और जेड ए बी और ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके, ये तीनों मैंने यहां पे लिख दिए। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये मैंने बता दिया था ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी जो होता है, या फिर इसको कह सकते हो 10 की पावर माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ये कौन से मॉलिक्यूल थे जो इस ग्राफ में बेटा इस लाइन के आगे थे, है ना? ये कौन से मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू ये थी? मैक्सवेल के ग्राफ में पढ़ा था बेटा हमने। तो एक तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, और ये तो हमने पहले ही अरहेनियस ने पढ़ा दिया हमको। और दूसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जेड ए बी। जेड ए बी का सिंपल सा मीनिंग है बेटा, एक मॉलिक्यूल है, एक बॉक्स है हमारे पास या बीकर, उसमें ये पार्टिकल्स हैं हमारे, ये बॉक्स की वॉल्यूम है बेटा 1 मीटर क्यूब, और मैंने चालू करी बेटा स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच चालू करी। स्टॉप वॉच में जब बेटा मेरा 1 सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 सेकंड, तो उस टाइम पर इसमें होने वाले नंबर ऑफ कोलिजन्स को कहूंगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहूंगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स से ये मॉलिक्यूल ए था, ये मॉलिक्यूल बी था, तो ए और बी के बीच में होने वाले कोलिजन को कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? एक बॉक्स जो 1 मीटर क्यूब का है और उसके अंदर 1 सेकंड में कितने ए और बी के कोलिजन्स हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो यहां देखो वॉल्यूम क्या है, वो यूनिट क्या है इसकी? पर वॉल्यूम पर सेकंड, और वॉल्यूम क्या है? पर मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब में होती है वॉल्यूम।
और पर मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये क्या कहता है कि एक बॉक्स है जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का है, उसमें कितने कोलोजन होते हैं 1 सेकंड में। इसी को क्या कहते हैं बेटा, कोलोजन फ्रीक्वेंसी। तो 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में 1 सेकंड में होने वाले कोलोजन को कोलोजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर ज्यादा कोलोजन होंगे तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यही मॉडिफाइड कोलोजन थ्योरी कह रही है। क्यों? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZAB अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और इक्वेशन क्या, पहले तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, फिर इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, आते हैं आगे। और सेकंड क्या है बेटा हमारा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसको एक और कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कोलोजन्स जो होंगे जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ऐसा सिर्फ तब कहा जा सकता है जब वो कोलोजन्स इफेक्टिव होंगे बेटा, मतलब प्रॉपर कोलोजन होगा, हेड ऑन कोलोजन होगा। ऐसे नहीं ऐसे आए कोलोजन और टकरा के साइड में निकल गए, ऐसे आए साइड में निकल गए, ऐसे नहीं, प्रॉपर अगर हेड ऑन कोलोजन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोलोजन्स जो इफेक्टिव होते हैं, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए हमें चाहिए परफेक्ट ओरिएंटेशन, इसलिए इसको ओरिएंटेशन फैक्टर भी कहते हैं। तो द फैक्टर टॉक्स अबाउट in a reaction how much possible ways are there to attack reactant. These ways can be understood by understanding orientation or by understanding the probability of attack or by understanding crowdness of the molecule. Okay, और ये मैंने क्या कहा इस पॉइंट के अंदर बेटा, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पॉइंट था, इस पॉइंट के अंदर मैंने ये कहा कि जो कोलोजन्स हमारे इफेक्टिव कोलोजन्स होते हैं, जो हमारे एक परफेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को हम कहते हैं इसका ओरिएंटेशन फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। तो जिसकी ओरिएंटेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर लेट्स से जितना ज्यादा अच्छा होगा, तो उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। जिसकी ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन जितनी पुअर होगी, उसका कोलिजन उतना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही पुअर या वीक पाया जाएगा। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कोलिजन थ्योरी सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, कोलिजन थ्योरी सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। किसके लिए सिर्फ बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तुम कोलिजन्स को देख ही नहीं पाओगे साइमल्टेनियसली, मल्टीपल रिएक्शंस चल रही होंगी, उसके लिए हम कोलिजन थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। और लास्ट हमारा जो टॉपिक रह गया वो बस ये एक छोटा सा पॉइंट, ड्रॉबैक ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो ड्रॉबैक क्या है बेटा कोलिजन थ्योरी के, इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि कोलिजन थ्योरी ने माना कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो हार्ड स्पेयर्स होते हैं, बट रियल लाइफ में मॉलिक्यूल्स जो है हमारे स्पेयर्स होते ही नहीं, वो स्फेरिकल शेप हमने एज्यूम करी या कोलिजन थ्योरी ने एज्यूम करी। द थ्योरी एज्यूम्ड मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल एंड हार्ड, बट इन रियल वर्ल्ड मॉलिक्यूल्स आर नॉन स्फेरिकल एंड नॉन हार्ड। मॉलिक्यूल ना तो नॉन स्फेरिकल होते हैं बॉल की तरह, ना ही वो हार्ड होते हैं, ना तो वो स्फेरिकल हैं बॉल की तरह रिजिड स्फेयर, ना ही वो बॉल की तरह सॉलिड हार्ड है। ठीक है, तो बेटा यहीं पर हमारा क्या करते हैं, हम काइनेटिक्स को, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के हमारे सारे टॉपिक्स के हमने जो हमारे फ्रेमवर्क्स थे वो सारे फ्रेमवर्क्स को देखा, और इन्हीं के साथ जैसा मैंने कहा धीरे धीरे बेटा जब भी मुझे टाइम मिलेगा मेरे पास जितने और इस चैप्टर के लिए अच्छी वेरिएशन, अच्छे टॉपिक्स या एक्सटेंशन टॉपिक्स होंगे तुम्हारी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, मैं साथ साथ इसमें और ऐड करता रहूंगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं आपका अपना साहिल कत्याल फ्रॉम होराइजन एकेडमी भरतपुरा। मिलते हैं बेटा किसी और चैप्टर में किसी और अच्छी सी नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।